स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे 268 प्रत्याशियों के निर्वाचन को लेकर अचानक से बीजेपी और उसके सहयोगी के खिलाफ चुनाव आयोग ने जांच बिठा दी है। बताएंगे कैसे 68 सीटों पर रातों रात खेल बिगाड़ा गया है। दोस्तों इसी के साथ में इंडिया गठबंधन ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बताएंगे क्या है पूरा 68 सीटों का खेल और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गांधी परिवार आखिरकार एकजुट होने जा रहा है। बताएंगे वरुण गांधी की वापसी को लेकर एक नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी अपने मनरेगा योजना को बचाने के लिए कहां पर उतरने वाली है। मैदान में पूरा का पूरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 4 फेज में अलग अलग तरीके से होंगे जोरदार तरीके का आंदोलन। साथ साथ दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए 100 दिन पहले चुनाव के कांग्रेस ने राज्यसभा के सांसद को ही अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दोस्तों और एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिना चुनाव के 68 सीटें जीत जाना साफ तौर पर एक घपलेबाजी है और इसकी जांच चुनाव आयोग को सही से करवानी चाहिए और बीजेपी और उसके सहयोगी को चुनाव के धांधली के आरोप में बर्खास्त करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय के चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन के सहयोगियों ने 68 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीता है। यानी भारतीय जनता पार्टी को 44 और शिंदे गुट को 22 सीटों पर जीत मिली है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट को 2 सीटों पर बिना चुनाव लड़े जीत मिली है। इस पूरे मामले पर राज्य चुनाव आयोग ने आनन फानन में निकायों से रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 29 महानगर पालिकाओं के अंदर शुक्रवार को नामांकन वापस का आखिरी दिन था। भाजपा के प्रवक्ता की ओर से केशव उपाध्याय की ओर से बताया गया कि महायुति गठबंधन 68 सीटें बिना चुनाव लड़े हुए जीत गई और इसमें ज्यादातर जो सीटें इन लोगों ने जीती है दोस्तों, उसमें उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। यानी क्योंकि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार है तो राज्य के अंदर उम्मीदवारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और लोग चुनाव लड़ने से पीछे हटते जा रहे हैं। कारण पुलिस प्रशासन वाली धमकी के साथ साथ पैसा और लालच देने का पूरा मामला है। दोस्तों 15 उम्मीदवार ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर निर्विरोध चुनाव जीत गए। ऐसे ही पिपड़ी चिचवड़ के साथ साथ पनवेल और भिवंडी धूले जलगांव और अहिल्या नगर के अंदर से अपडेट सामने आई है। दोस्तों कुल मिलाकर 68 सीटों को लेकर जैसे ही ये जानकारी मिली कि बिना चुनाव लड़े ही एनडीए गठबंधन ने ये सीटें जीत ली है, इस पर अचानक से खबर सामने आती है कि स्टेट के इलेक्शन कमीशन यानी एसईसी ने उन नगर निकायों के अंदर जांच करा के रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है, जहां पर सत्ताधारी दल के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत रहे ताकि जांच हो सके कि विपक्षी उम्मीदवारों पर दबाव या प्रलोभन तो नहीं दिया गया। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके दबाव बनाकर लालच देकर यानी पैसा, साम दाम, दंड भेद हर तरीके के उपाय अपनाकर जैसे तैसे इन्हें चुनाव लड़ने से हटाया जा रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार को चुनाव से हटाकर निर्विरोध चुनाव जीते जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राज्य के अंदर सत्ताधारी पार्टी है एनडीए गठबंधन और उसके नेताओं के द्वारा जैसे जैसे चुनाव को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी अपने तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर 1-2 सीट पर कोई निर्विरोध चुना गया होता तो मानते कि वहां पर सामने वाला उम्मीदवार ऐसे ही हट गया होगा, मजाक मजाक में हट गया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि 68 सीटों पर अगर इस तरीके का मामला सामने आ रहा है तो ये कोई सहयोग नहीं बल्कि बहुत बड़ा प्रयोग कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अब विपक्ष के लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि अगर निर्विरोध ही चुनाव होते चले जाएंगे तो फिर चुनाव का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनाव की सारी शुद्धता को गंदा करते जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है, जिससे देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्ति की ओर जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से गांधी परिवार की एकजुटता को लेकर मीडिया में रिपोर्टें छपनी शुरू हो गई है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वरुण गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के अन्य लोग यानी कांग्रेस के जो नेता है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बातचीत चल रही है। वरुण गांधी एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वरुण गांधी की उत्तर प्रदेश में वापसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा चेहरा चाहिए और वरुण गांधी वो चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं। राहुल प्रियंका के साथ वरुण के आने की चर्चाएं तेज हो रही है। मेनका गांधी परिवार और सोनिया गांधी परिवार की एकजुटता को लेकर अलग अलग मीडिया में रिपोर्टें छपनी शुरू हो गई है। दोस्तों भारत 24 ने भी इस रिपोर्ट को सूत्रों के हवाले से छापा है और 2 दिन पहले भी इस तरीके की चर्चाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। तो कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी 2027 के चुनाव से पहले राजनीति को एक नया सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की अच्छी खासी बातचीत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे समझना है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, वरुण गांधी ने प्रियंका गांधी को बहुत सारी बातें बताई थी और इसके कारण ही प्रियंका गांधी ने अपने संगठन का विस्तार किया और बाद में नतीजा 2024 के चुनाव का आप लोगों ने देखा ही था।
ऐसे में अगर वरुण गांधी साथ में आते हैं तो स्थिति कांग्रेस पार्टी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बदलेगी। दोस्तों दो शब्द जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को कहा कि वो आगामी 8 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करने जा रही है और ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर कई कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 3 सबसे महत्वपूर्ण मांग है। पहला ये कि जो बीजेपी सरकार कानून लेकर आई है मनरेगा को हटाकर वीबी ग्राम जी एक्ट उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और मनरेगा योजना को अधिकार आधारित कानून के रूप में फिर से बहाल किया जाए और काम का अधिकार और पंचायतों का अधिकार वापस से बहाल किया जाए। मनरेगा कोई चैरिटी नहीं है बल्कि एक कानूनी गारंटी है। करोड़ों गरीब लोगों को अपने गांव में रोजगार देने का एक कानूनी गारंटी है और इसीलिए जल्द से जल्द इसे दिया जाना चाहिए। इन मांगों के साथ में आंदोलन 4 चरणों में होगा और अलग अलग स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। चारों फेज में कभी कांग्रेस पार्टी प्रदेश इकाई मैदान में उतरेगी तो कांग्रेस पार्टी के बूथ बार जितने भी इकाइयां हैं उनको भी एक्टिव किया गया है दोस्तों, और ये पूरा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आप लोग अगर आप मानते हैं कि मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई एकदम जायज है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही मनरेगा योजना लेकर आई थी जिससे लोगों को रोजगार का पहली बार अधिकार दिया गया था। ग्रामीण विकास में बड़ा योगदान मनरेगा का रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार एक अच्छे खासे चलती हुई योजना को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा के सदस्य मौसम नूर शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। वहां पहले भी कांग्रेस पार्टी में रह चुकी है। नूर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जयराम रमेश और पार्टी के महासचिव पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ में प्रदेश के अध्यक्ष शुभांकर सरकार की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई दोस्तों। और नूर का राज्यसभा का कार्यकाल इसी साल अप्रैल के अंदर समाप्त होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका इस बार होगी। 2009 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी के अंदर मालदा सीट से 2 बार लोकसभा की सदस्य रही। नूर की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई है। राज्यसभा की सांसद नूर गनी खान चौधरी जो मालदा क्षेत्र के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी का उनको महास्तंभ बोला जाता रहा है। उनकी बेटी है और ऐसे में मौसम नूर की वापसी कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों के अंदर और ज्यादा मजबूत करेगी। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने SIR के तहत कटे 2,89,00,000 मतदाताओं के निगरानी के लिए जिलेवार कमेटी बनाई है। ये कमेटी जितने भी वोट कटे हुए हैं उनके सत्यापन को लेकर आगे कदम उठाएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि SIR में कटे वोटों का सत्यापन कराया जा रहा है। जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी सूची कांग्रेस पार्टी की टीम गांव में जाकर सत्यापन के साथ स्थापित करेगी कि इनके नाम सही तरीके से काटे गए हैं, ये गलत काटे गए हैं, यानी काटे हुए लिस्ट को मैच करने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान में वोट का अधिकार हर एक व्यक्ति को होता है, लेकिन बीजेपी वाले और चुनाव आयोग के साथ मिलकर नापाक गठजोड़ बनाकर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस परिवार के लोगों के वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं करने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी खुद से वेरिफिकेशन कराएगी और सुनिश्चित करेगी कि एक भी गलत मतदान या मतदाता के नाम लिस्ट से ना काटे जाए। अगर आप भी मानते हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने यह मुहिम चलाई है उसी तरीके समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्ष के लोगों को भी मैदान में उतरना चाहिए ताकि उनके वोट ना कटे। तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है जिसमें बोर्ड ने IPL के अंदर कोलकाता नाइट राइडर KKR से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। दरअसल बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद KKR की टीम में मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किए जाने पर सवाल उठने लगे थे दोस्तों। सोशल मीडिया पर KKR के सह मालिक शाहरुख खान को लेकर उल्टा सीधा बयान दिया जाता और एक टारगेट मुहिम चलाई गई थी, यानी शाहरुख खान के खिलाफ उल्टा बोलते हुए शाहरुख खान पर ही सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इजाजत दी BCCI को यह बोलकर कि बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में आकर खेल सकता है। उसके बाद BCCI ने उस प्लेयर को लिस्ट में डाला और उसकी फिर बोली हुई, उसके लिए बिडिंग हुई दोस्तों और उसको अच्छे खासे दाम में खरीदा गया। सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी भारत के अंदर नहीं खेल सकता तो फिर सरकार को क्लियरेंस ही नहीं देना चाहिए था और BCCI वालों को लिस्ट में नाम ही नहीं ऐड करना चाहिए था। और जब लिस्ट में नाम आ गया तो अलग अलग टीमों ने उसके ऊपर बिडिंग करनी शुरू कर दी, यानी नीलामी में खरीदने की कोशिश कर दी। तो एक तरीके से टीम का तो काम होता है कि वो एक ऐसी टीम बनाए, मजबूत टीम बनाए जो क्रिकेट में अपना दबदबा दिखाए। ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छे बॉलर है तो उनको खरीदा गया KKR के द्वारा, लेकिन शाहरुख खान की टीम को जानबूझकर टारगेट किया गया। पिछले 10-12 दिनों से इससे समझ में आता है कि यह सारा मामला सुनियोजित तरीके से किया गया, केवल शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तंज कसते हुए वैनिश कुमार कहा और बीजेपी सांसदों की तुलना साफ से की। अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप ज्ञानेश्वर को जानते हैं, वो जादूगर है, जिंदा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर देते हैं और मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं, इसलिए अब उसका नाम वैनिश कुमार रख दिया गया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा के सांसद और सांप एक जैसे होते हैं। अगर आप अपने घर के पीछे एक दो सांप पाल ले तो भी सांप सांप ही रहेगा। आप उसे दूध पिलाइएगा, केला खिलाइएगा, लेकिन एक दिन वो आपको जरूर डसेगा। और यही होता है बीजेपी के सांसदों के साथ में। आप लोग इनको कितना भी वोट दे दीजिए, ये लोग अंततोगत्वा पश्चिम बंगाल को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी के सांसदों को साफ बोलकर संबोधित करते हुए निशाना साध रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल की जन कल्याण योजना और महिलाओं के लिए चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना को कमजोर करना बीजेपी की एक साजिश का नतीजा है। अगर बीजेपी को अब नहीं दिया गया जवाब तो ये लोग भविष्य के अंदर वोट चोरी करने के सारे हथकंडे अपनाते रहेंगे। और बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के अंदर जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हो गई। जो सरकार अपने लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रही है, वो लोग आकर यहाँ पर आपको छत देने का वादा कर रहे हैं। यानी बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दोस्तों, हाँक रहे हैं। और उनके शासित राज्यों के अंदर कितना बुरा हाल है उसी और इशारा करते हुए अभिषेक बनर्जी ने बताया है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में कितनी बर्बादी मची पड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है, उनको समझ में आ रहा है कि बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल में जाकर ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने उनका विकास कार्य कुछ नहीं किया, तो ममता बनर्जी को हटाकर बीजेपी की सरकार बनवा दी जाए। लेकिन सब लोगों को पता है कि भाजपा की सरकार बनने का मतलब क्या होता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो लोगों को पता है कि विकास के नाम पर कितना बुरा हाल हो चुका है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी आईजीआई पर शनिवार को पूर्णिया जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट लेट हो गई। इससे यात्रियों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले भी सर्विस में दिक्कत आई थी। यात्रियों के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट 6E9076 जो दिल्ली से पूर्णिया जाने वाली थी, शुक्रवार को कैंसिल होने के बाद शनिवार को भी लेट हो गई, जिसके कारण दोबारा से टिकट बुक करना पड़ा और वापस से डिले होने के कारण लोगों में गुस्सा देखने को मिला। दोस्तों, लोगों ने कहा कि बार बार उनके साथ इस तरीके का मजाक चल रहा है और इंडिगो वाले जिस तरीके से पहले सर्विस नहीं दे पाए, उसके बाद अब ये मामला सामने आ रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं पहले कोहरे पर आरोप लगाया गया कि कोहरा इतना ज्यादा इस कारण रद्द किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि अब तो कोहरा भी नहीं है, तब पर भी ऐसा किया जा रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिगो वाले जानबूझकर ये बदमाशी कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि जो कंपनी बीजेपी को जमकर चंदा दे रही है वो तो ऐसा अहंकारी वाला रवैया अपनाएगी ही, क्योंकि उसको पता होगा कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप भी मानते हैं कि यही तो चंदे वाला धंधा है, यानी चंदा दो और अपने हिसाब से धंधा करो, लोगों को परेशान करो और डर किसी बात का नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा खेला ही चंदे का है, इंडिगो से जुड़ा हुआ, बीजेपी के चंदे से जुड़ा हुआ है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर अपने आप को वकील बताने वाले तथाकथित अधिवक्ता अनिल मिश्रा को न्यायालय में पेश किया गया दोस्तों, और अंबेडकर जी को लेकर उल्टा बयान देने पर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई की गई। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी भाजपा के समर्थन वाले सोशल मीडिया अकाउंट है दोस्तों, जिसमें ज्यादातर सवर्ण समाज के अकाउंट है, वहां पर अब मोहन यादव को पोस्ट से हटाने के लिए बोला जा रहा है। यानी मोहन यादव ने जातिवादी मानसिकता वाले व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी, तो अब मोहन यादव को हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे इनकी जातिवादी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो समाज के अंदर विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहा था। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आता है। उद्धव ठाकरे BMC चुनाव के दौरान एक भाषण में कहते हैं कि जिस दिन विपक्ष की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। मुकदमा दर्ज करके चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के प्रति चुनाव आयोग का रवैया उसके बीजेपी के पक्षता को दिखाता है, यानी भाजपा के साथ मिली भगत को दिखाता है और कहीं ना कहीं अब इन पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर उद्धव ठाकरे की इस धमकी पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर धमकी दी गई है और उद्धव ठाकरे ऐसे नेता जो काफी कम इन सब मामलों पर बोलते हैं, अगर बोल रहे हैं तो वो काफी सीरियस तरीके से बोल रहे होंगे। अब देखते हैं BMC की जनता किसको वोट देकर कैसे चुनाव के नतीजे देती है। दोस्तों, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ भले ही वर्दी पहनता हो और शारीरिक अभ्यास करता हो, लेकिन यह कोई अर्धसैनिक या पैरामिलिट्री संगठन नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ को बीजेपी के नजरिए से समझने की कोशिश करना एक बड़ी गलती है। उन्होंने यहां उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को एकजुट करने और उसमें आवश्यक गुण और सद्गुणों का संचार करने के लिए काम कर रहा है, ताकि भारत फिर कभी किसी विदेशी शक्ति के चंगुल में ना फंसे। उन्होंने कहा कि हम वर्दी पहनते हैं, मार्च निकालते हैं और लाठी चार्ज का अभ्यास करते हैं, लेकिन अगर कोई इसे अर्धसैनिक संगठन समझ रहा है तो ये गलती है। उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर, संघ को लेकर समझना मुश्किल है, क्योंकि वह एक अनूठा संगठन है। उन्होंने कहा कि संघ को दूसरे तरीके से नहीं समझा जा सकता, संघ को अनुभव करके ही समझा जा सकता है। यानी यहाँ पर इनको फिलोसफी याद आ रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को बताना चाहिए कि अगर आरएसएस वाले अपने आप को पैरामिलिट्री फोर्स नहीं समझते तो फिर ये लोग लाठी चार्ज क्यों करते हैं, लाठी लेकर क्यों घूमते हैं, क्यों लाठी चलाकर अभ्यास करते हैं। लाठी चलाना ही अपने आप में शक्ति प्रदर्शन करने जैसा होता है और आरएसएस कई सालों से, बल्कि कई दशकों से ऐसा करता आ रहा है। तो लाठी का इस्तेमाल ही वो लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने आप को एक मिलिट्री या पैरामिलिट्री की तरह ट्रेंड करे, लेकिन इसके बावजूद मोहन भागवत एक अलग ही तरीके का दावा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोहन भागवत के दावे में और आरएसएस के काम में जमीन आसमान का अंतर है, जो डंडा लेकर घूमेगा, लाठी लेकर घूमेगा, वो तो साफ तौर पर हिंसात्मक रवैया दिखा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं यही माना जाएगा कि ये लोग हिंसा करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन इसका खंडन कर रहे हैं आरएसएस के मोहन भागवत, हालांकि कोई तर्क वो दे नहीं रहे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के बीच में महायुति गठबंधन में आपसी झगड़ा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को पिपड़ी चिचवड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिन लोगों ने मुझे कभी मेरे ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे, वही लोग आज मेरे साथ सत्ता में है। सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक अदालत ने अपराध साबित न किया हो ऐसा नहीं होता। अजित पवार ने बीजेपी के नेता मुरलीधर मोहोल के बयान पर बयान देते हुए प्रतिक्रिया देते हुए टिप्पणी की। मोहोल ने कहा था कि एनसीपी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रही है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। अजित पवार ने टिप्पणी की तो इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की ओर से भी कहा गया कि अजित पवार अपनी गिरेबान में झांके, अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह सियासी टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब 15 जनवरी को पुणे के नगर निगम में चुनाव होने वाले। खास बात यह है कि राज्य सरकार में सहयोगी होने के बावजूद बीजेपी और एनसीपी वाले नगर निकाय के चुनाव में एक दूसरे पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी भी ऐसे ही जवाब देगी तो अजित पवार को दिक्कत होगी। यानी रविंद्र चव्हाण ने कहा कि अजित पवार क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी पर शक कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से किसी का भला नहीं होता। यानी अजित पवार डायरेक्ट तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का और भाजपा वालों पर एक तरीके से निशाना साधते हुए कह रहे कि मेरे ऊपर बीजेपी वाले 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज मैं उनके साथ सरकार चला रहा हूँ। यानी उनको बीजेपी वालों ने मान्यता दे दी है, ये भी एक स्थापना करने की कोशिश कर रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों की कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से यहाँ परेशान चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को अजित पवार ने सही से आईना दिखाना शुरू कर दिया है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर विशाल मार्च निकाला, जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया और न्याय की मांग को लेकर कहा कि हम लोग जानना चाहते हैं कि वो वीआईपी व्यक्ति कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव बनाया गया। रेणु बिष्ट से भी चुप्पी तोड़ने के लिए बोला गया। दोस्तों अभी हाल फिलहाल के अंदर रेणु बिष्ट के द्वारा एक बयान दिया गया था और अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर पोल खोली गई थी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेत्री रेखा आर्या के पति के द्वारा भी बिहार की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। तो इस तरीके समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर ये दो मुद्दे काफी ज्यादा चर्चा का विषय है दोस्तों। महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर और महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर है और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई मैदान में उतरकर बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोले हुए है। अगर आप भी मानते हैं कि अंकिता भंडारी वाला मामला जब सामने आया तो इससे और ज्यादा बड़े धमाके हुए हैं और आने वाले प्रदेश के अंदर कुछ दिनों में और भी ज्यादा आंदोलन एक नए स्वरूप में दिखाई देने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि उस वीआईपी व्यक्ति का पता चलना चाहिए जिसके कारण अंकिता भंडारी की हत्या की गई और अंकिता भंडारी के केस में न्याय तभी जाकर मिलेगा जब उस वीआईपी का नाम सबके सामने आए और सीबीआई जांच हो जाए। उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो ये वीआईपी था जिसके आने के बाद अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया उसको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और जो बीजेपी के कुछ और नेता है जो छुपे हुए हैं और आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उनकी भी जांच पूरी होगी तभी जाकर न्याय संभव हो पाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने अंकिता भंडारी के मामले को एक बार फिर से जोर शोर से आगे बढ़ाया है। साथ साथ दोस्तों
बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल के बाद हाथ मिलाया है। दोनों भाइयों के बेटे अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने साथ में आकर बीएमसी के चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की है। युवा नेताओं का मुकाबला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से है। ऐसे में शनिवार को मुंबई के वर्ली में महायुति के लिए अपना अभियान शुरू करते हुए दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। आदित्य और अमित ठाकरे शिवसेना भवन में गठबंधन के उम्मीदवार के साथ एक बैठक करके चुनावी एजेंडे पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे दोस्तों। और एजेंडा जो मुख्यतः था वो था स्थानीय लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ। और ठाकरे बंधु यानी तीसरे पीढ़ी के ठाकरे बंधुओं ने 1500 रुपए की आर्थिक मदद महिलाओं को देने का फैसला लिया है। घोषणा पत्र में जिक्र किया है और 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का वादा किया गया है। साथ ही गठबंधन ने इमारतों के पुनर्विकास के निर्माण में सुधार करने में भी घोषणा की है और इसमें पुनर्विकसित इमारतों में हर फ्लैट के लिए पार्किंग की जगह सुनिश्चित करने की बात कही गई है। बीएमसी आवास नीति के माध्यम से मजदूरों और बेस्ट कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए लगभग 1 लाख घर बनाए जाएंगे। 1 लाख रुपए का फंड देने की भी घोषणा की गई है। हर युवाओं को यह फंड दिया जाएगा जो अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। तो कई तरीके के वादे किए गए हैं। इस वादे का व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखे तो आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वीडियो को शेयर किया बहुत धन्यवाद।